गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। होप यू आर गुड। संडे का दिन है जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शायद कल मुझे लग रहा है कि कल सुबह सुबह टाइम शायद नहीं मिलेगा, तो आज बना रहा हूँ क्योंकि क्वाइट बिजी टाइम गोइंग अहेड। सो दो इवेंट थे, बजट 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 और ट्रम्प 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 ट्रम्प, जिनका इंतजार चल रहा था बेसब्री से। मार्केट को चल रहा था, आपको चल रहा था, मुझको भी चल रहा था, तो दोनों हो गए। आज हम बात करेंगे सिर्फ बजट की। बजट में क्या मिला? बजट में बहुत कुछ मिला, दुनिया खुश हो गई। मिडिल क्लास मीडिया चिल्ला रहा है, मिडिल क्लास, बल्ले बल्ले मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास को खुश कर दिया 12 लाख। बिल्कुल सही बोला, 12 लाख अनअपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेड था। 10 तक आम आदमी कर रहा था, हम जैसे लोग भी सोच रहे थे कि करने को कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जोर लगाएंगी वित्त मंत्री साहिबा तो 10 लाख तक कर देंगी शायद रिबेट। 12 लाख किया, बहुत बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन इसमें भी झोल हैं। शायद कोई बात नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत मेरी तुच्छ बुद्धि कहती है या जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये एक सोची समझी साजिश है डाइवर्ट करने की, ध्यान बांटने की। क्योंकि अब सब लोग 12 लाख 12 लाख 12 लाख कहेंगे, सबको लगेगा पुराना रेजीम बेकार है। एटीसी का बेनिफिट या जो हाउस लोन का जो किस्तें भुगत रहे थे, या एटीडी का या मेडिकल का 50,000 और एटीजी का जो डोनेशन आप दे रहे थे, सब भूल जाएंगे। अब रहेगा सिर्फ 12 लाख 12 लाख 12 लाख। और समझदार आदमी अपने आप को समझेगा, हर बंदा, हर इंसान, और वो पुरानी रिजीम को भूल कर नई रिजीम में आएगा 12 लाख के लालच में। यही प्लान है सरकार का। और मुझे लगता है कि शायद सभी लोग, सभी नहीं तो कम से कम 85 to 90% लोग तो नई रिजीम में आ जाएंगे और पुरानी रिजीम को भूल जाएंगे, क्योंकि 12 लाख की चकाचौंध उनको दिखाई देगी। तो वो 12 लाख बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं भी, अगर थोड़ा सा बुद्धिमता से इंटेलिजेंटली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हैं भी। लेकिन एक साजिश तो है, इसको आप नकार नहीं सकते। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, अपना दिमाग जितना मेरा कहता है ये साजिश है। बाकी तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो जाने, लेकिन ये साजिश है पुरानी रिजीम से नई रिजीम में सबको लाने की। और शायद मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि इसके बाद हो सकता है कुछ नया आ जाए पुरानी को रिप्लेस करने की। तो एक पंथ दो काज हुए हैं। नंबर 1, लोगों को खुश करने की कोशिश हुई है, मिडिल क्लास को। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंटली दिल्ली के इलेक्शन को भी साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, इतनी दूर बैठा हूं लेकिन मैं भी देख रहा हूं, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, गडकरी जी, और कहाँ असम के हेमंत बिस्वा जी, कौन आदमी है जो दिल्ली में नहीं बैठा है और जोर नहीं लगा रहा है बीजेपी को जिताने का, आम आदमी पार्टी को हराने का। तो ये बजट भी मुझे लगता है कुछ तो बूस्ट करेगा, बीजेपी की तरफ आकर्षित करेगा कुछ वोटों को। तो बजट बहुत बढ़िया है, पर थोड़ा समझदारी से चलिए। और स्पेशली दो चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने और लाना चाहता हूँ। पहली तो मैंने बता दी कि एक साजिश है पुरानी रिजीम को हटाने की, गोलमोल करने की, भुलाने की, सबका ध्यान आकर्षित करने की नई रिजीम में। चलिए अब आगे चलते हैं। हम बात करते हैं हर रोज शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में आप लगा रहे हैं, आपने 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लिया और आपकी 8 लाख की अदर इनकम है, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी 8 और 4 12 लाख की इनकम हो गई, जिसमें 4 लाख कैपिटल गेन टैक्स है और 8 लाख आपकी इनकम है जो नॉर्मली कहीं से भी आई है, बिजनेस से आई है या सैलरी से आई है। तो क्या आपको 12 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा? मिलेगा ना, केवल 8 लाख पे मिलेगा। ये एक झोल है, केवल 8 लाख पे मिलेगा। 4 लाख का कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो जरूर
ज़रूर अपनी इंटेलिजेंस साझा कीजिए मेरे साथ, ताकि मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल जाएं, मेरी भी आंखें खुल जाएं और मैं भी अपनी जानकारी बढ़ा सकूं। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 12,75,000 एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी आमदनी 12,75,000 की बजाय 13 लाख हो गई तो क्या होगा? क्या 13 लाख पे छूट मिलेगी? नहीं, आप स्लैब के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें रैशनलाइज किया है गवर्नमेंट ने कि उस 25,000 को आपकी पेनल्टी मान के आपको 12,075 पे ही लाके जीरो टैक्स में लाया जाएगा। अदरवाइज तो ये एक भेदभाव हो जाएगा कि एक आदमी 12,75 कमा रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा, और 13 लाख वाला टैक्स दे रहा है स्लैब के हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रोविजन इसके लिए किया है। एक और झोल है जो बरसों से चला आ रहा है, और मैं इस झोल को इसलिए जानता हूं कि मैंने भी इस झोल का कभी फायदा उठाया था, शायद कुछ साल पहले तक उठाया था। वो झोल है एग्रीकल्चर इनकम का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जब बाहर के देशों में हमारी इज्जत बनती है या बिगड़ती है, वो हाईएस्ट स्लैब का टैक्स रेट देखने के बाद बनती है। जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना है, उसी के हिसाब से लोग अट्रैक्ट होते हैं निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी देश में। तो आपको हैरानी होगी जान के, मैं बता दूं आपको कि 1974, 73-74 में हमारा टैक्स 97.75% था। जी हाँ, 1973-74 में 1973-74 में 97.75% था, जो घट के 74-75 में 77 हुआ, और धीरे धीरे गवर्नमेंट रेशनलाइज करती रही, और अब वो इस लेवल पे आ गया कि 30%, तो थोड़ा सा एक स्लैब और ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स की चोर बाजारी तो बहुत है। कैसे है? मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया। चोर बाजारी कैसे है कि मेरा सीए मुझे सिखाता था, समझाता था कि ये आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो इसको डाल दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। और आपको जान के हैरानी होगी, शौक भी लगेगा, और कुछ समझदार लोग जो फायदा उठा रहे हैं वो तो उठा ही रहे होंगे कि बड़े बड़े धुरंधर, क्या बोलते हैं उनको, सेलिब्रिटीज, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जो भी हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी आमदनी को एग्रीकल्चर इनकम शो करके दिखाते हैं। आपने शायद अभी रिसेंटली कुछ सुना भी होगा कि एक बड़े से सुपरस्टार जिनकी यूपी में बहुत जगह है और हंगामा मचा था कि वो एग्रीकल्चर इनकम वहाँ से दिखाते हैं, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम वहाँ से आती है। यानी कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग, जिनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और भी बहुत तरह तरह के सेलिब्रिटीज होते हैं, वो कहीं कहीं जमीन का टुकड़ा, चाहे उनको पता ही नहीं उसको कौन बो रहा है, कौन खा रहा है, कितना आ रहा है, लेकिन वो अपनी अकाउंट स्टेटमेंट में हर साल करोड़ों रुपए टैक्स बचाते हैं एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे। तो ये झोल है अभी, क्योंकि अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान दे दे, तो सचमुच में जो फायदा गवर्नमेंट किसानों तक देना चाहती है वो पहुंच जाए। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाला लोग खुद ही तो बेनिफिट उठाते हैं इसका। चलिए, ये हुआ हमारा बजट। तो बजट को ज़्यादा कुछ मत ज़्यादा आंकिए, बजट का झोल खत्म हो जाएगा कल। ये बजट ज़्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट को ले जा नहीं सकता, खींच नहीं सकता। तो कल आपने देखा कंज्यूमर आइटम्स बढ़ोतरी रही, एफएमसीजीज बढ़े, रेलवे डिफेंस गिरे क्योंकि बहुत भाग चुके थे, और कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। जो थोड़ा सा अच्छा अनाउंसमेंट हुआ वो हुआ टेक्सटाइल में और फुटवेयर में, लेदर में। तो हो सकता है रिलैक्सो और क्या है वो कैंपस, इन जैसों के शायद आ जाएं, लेकिन टाइम लगेगा। कब पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, कब उनको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद क्या क्या बेनिफिट
आगे उठने वाला है, कहाँ कहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, बात देखने की है। तो कंज्यूमर आइटम्स में रहा, सारे स्टॉक्स चढ़े, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो पेंट्स हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो दवा हो। दवा भी मुझे लगता है कंज्यूमर आइटम में ही आनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ दूँ, इन चीज़ों का तो हमेशा से साम्राज्य रहेगा, कैसा ही बजट आए। पहले भी मैंने बोला है, तीन चार चीज़ों को मिलावटी खाना मैं बता चुका हूँ पहले भी, मिलावटी खाना बिकता है, मिलावटी चीज़ें आप खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, कहीं भी खाएंगे, बीमार होंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएंगे, उनका आमदनी कराएंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको पता चलेगा, डॉक्टर आपको दवाई देगा, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो हॉस्पिटल्स की चांदी होगी, डॉक्टर दवाई लिखेगा तो फार्मा की चांदी होगी। इस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर तो एवरग्रीन आने वाले टाइम में रहने वाला है। और दारू भी एफएमसीजी में ही आती है, तो दवा के साथ दारू तो हमेशा से कहते हैं ना कि वो पौराणिक काल से कहते हैं कि वो समुद्र मंथन होता था तो वहाँ पे भी वो दारू निकलती थी, नाम चाहे वो उसको अमृत कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो हमेशा से चलती आई है। तो आपने देखा होगा हरकत रही यूनाइटेड ब्रिवरीज में, यूनाइटेड स्पिरिट्स में, रेडिको खैतान में बेहतरीन शेयर हैं आगे के लिए पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और हेल्थ केयर में आपके पास जो भी है होल्ड करके रखिए, अगर नहीं है तो डिवीज लैब, नेटको फार्मा, बार बार नाम लेता रहता हूँ, एल्केम लैब, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर, उसके बाद सीमेंट, कंज्यूमेबल में ही आ जाता है, कंज्यूमेबल आइटम्स में ही मुझे लगता है सीमेंट भी आ जाता है। अल्ट्राटेक हुआ, भारत डालमिया भारत हुआ, जेके हुआ, इसके बाद डी मार्ट हुआ, एशियन पेंट हुआ, रिलायंस हुआ। ये तो स्टॉक आपके पास रहने ही चाहिए, इनको तो रखना ही चाहिए। ये एक तरीके से आपका बरसात में रेन कोट है, बरसाती है, जो आपके इन होल्डिंग्स को सेफ रखेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखेगी। तो आप फोकस कीजिए, अपने स्टॉक पे कीजिए, भूल जाइए बजट गया। कल थोड़ा असर आएगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में बजट को, कहाँ फायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली मामला आके वही कंपनियों की अर्निंग्स पे आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आएगा। और अगर कल फिर रिजल्ट्स खराब होते हैं कंपनियों के, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, वो नीचे गिरेंगे और वहाँ पर आपको मौके मिलेंगे। एफआईज बेच रहे हैं और बेचते ही आ रहे हैं, तो एफआईज की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ट्रम्प साहब मेक इन अमेरिका पॉलिसी पे चल रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को रोबस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे रहेगा असर। उसके बाद कमाल एक और बजट में हुआ, सिगरेट पे हमेशा टैक्स लगता था, नहीं लगा। आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप जैसी सिगरेट कंपनियों में उछाल आया, क्योंकि ये पहली बार हुआ कोई घोषणा नहीं हुई कि टोबैको पे टैक्स लगा हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट प्रमोट करना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन प्रमोट करना तो नहीं, लेकिन अपने उस एक्साइज ड्यूटी को, उस टैक्स को जो हाई रेट है उसको खोना नहीं चाहती, तो उस पर नहीं लगा। तो तम्बाकू पे नहीं लगा, एफआईज की सेलिंग मैंने बोल ही दिया। तो रियल्टी पे भी ध्यान रखिएगा, अच्छा रहा, एफएमसीजी भी अच्छा रहा, एनर्जी, पीएसयू, बैंक्स और आईटी गिरा। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो चलेगा ही। तो उसके बाद क्या बोलूँ मैं, उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने कवर कर दिया है। तो हेल्थ केयर पे ध्यान रखिएगा, हेल्थ केयर में तीनों चीज़ें आ गई हैं, डायग्नोस्टिक आ गया है, फार्मा आ गया है, हॉस्पिटल्स आ गया है। उसके बाद बैंक्स और एनबीएफसीज, तो मैंने पिछली बार भी बोला था, पिछले वीडियो में भी, उन पे भी आप ध्यान रखिएगा। मिसेस बेक्टर एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बार बार मैं याद दिलाता रहता हूँ पहले से ही। एशियन पेंट, टीसीएस आईडी में, एलटीआई, माइंट्री, और जो भी आपके पास है, जो अच्छी कंपनियां हैं। तो लार्सन टूब्रो में बड़े दिन के बाद हरकत हुई। मैंने कल फिर थोड़ा थोड़ा दो तीन मैं बता दूं, अपार इंडस्ट्रीज, सीमेंस, एबीबी, मैं पहले से कह रहा हूँ बार बार, मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। कमिंस मैंने बेच दिया था, लेकिन अगर गिरेगा, नीचे आएगा 2500 से नीचे, तो मैं दोबारा ले सकता हूँ। तो लेकिन ये भी याद दिला दूं, और मैं नहीं भूलता कि धीरे धीरे जगह जगह मौके पर जहाँ भी मौका मिले,
पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। माना दिल्ली में सर्दी है, लेकिन गर्मी की तरफ आप पढ़ रहे हैं। जो हुआ था बजट का वो ख़त्म हो चुका है। आगे फिर स्टोरी एफआईज की सेलिंग पे रहेगी या कंपनीज की परफॉर्मेंस पे रहेगी। तो अपने पैसे को सेफ रखिए, निवेशित रहिए, बैंक में पैसा हमेशा रहे, ताकि अगर कुछ गिरता है तो आप उसको उसी वक्त लपक सकें। मुझे लगता है कि शायद जो कुछ मैंने बनाया था वो आज का कवर हुआ है। तो कल देखते हैं, कल यानी कि संडे को, जैसे कि मैं संडे को बना रहा हूँ, कल देखते हैं मार्केट किस करवट बैठती है, किस तरफ जाती है। लेकिन रेन कोट पहन के रहिए, बारिश हो सकती है। नीचे ओवरकोट भी रखिए क्योंकि सर्दी भी बढ़ सकती है। और अदरक की चाय अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ज़रूर थोड़ा सा तुलसी मिला के पीने की चेष्टा ज़रूर करें। पैसा भी आपके पास आएगा बैंक में रिजर्व, और उसके बाद आपका प्रॉफिट भी घर पे आएगा। तो बार बार इस बात को मैं ज़रूर याद दिलाता हूँ। निवेशित रहिए, लंबे समय के लिए रहिए, और 2-4 झटके अगर लगते हैं तो परवाह भी ना कीजिए। अगर लंबे समय के लिए रखा हुआ है, मान लीजिए टीसीएस में, रिलायंस में, एशियन पेंट्स में, एलटीआई माइंड ट्री में, अपोलो हॉस्पिटल्स में, डिवीज लैब में, अगर टेम्परेरी फेजेस आते हैं, डी मार्ट में, भूल जाइए, कोई परवाह ना कीजिए। लंबे समय तक रखिए, भूल जाइए, निवेशित रहिए और पैसे को बढ़ाते रहिए। और थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को भी थोड़ा सा अपडेट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।